इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और किसान की बात कार्यक्रम में एक बार फिर से हाजिर हैं हम दोनों, मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बिल्कुल सीमा, हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है कि भाई कब कार्यक्रम किसान की बात, जो उनके मन में जिज्ञासा है, कोई ऐसा प्रश्न है कि जो वो कृषि से संबंधी पूछना चाहते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं मन में एक ऐसा उत्साह होता है कि कार्यक्रम किसान की बात आने वाला है। तैयार रहें, विशेषज्ञ होंगे, डॉक्टर्स होंगे और कोई ना कोई ऐसा वैज्ञानिक अवश्य होगा जो हमारे देश के उस अन्नदाता की समस्या को आकाशवाणी में बैठ के रेडियो के माध्यम से सुलझा सकता है। बिल्कुल, और बहुत जैसे हम इंतजार करते हैं ना यहाँ पर आने का, इसी तरीके से हमारे किसान मित्र भी इंतजार करते हैं प्रोग्राम का, और प्रोग्राम में क्या जानकारी खास होने वाली है इस बात का, और आज कौन खास बात उस बात पे प्रकाश डालेंगे इस बात का, है ना? जी हाँ सीमा, क्योंकि भाई हमारे जो किसान हैं उन्हें यह रहता है कि जो इस समय हमारे समसामयिक फसल खेतों में खड़ी है उससे संबंधित यदि कोई ऐसी समस्या आन खड़ी हुई है कि लगता है कि उत्पादन बहुत कम होगा, लागत बढ़ती जा रही है और खेतों को देखकर कहीं ना कहीं निराशा मन में आ जाती है, तो उनमें जो उम्मीद है, जो प्रकाश है, वो जगता है कार्यक्रम किसान की बात से, क्योंकि यहाँ विशेषज्ञ होते हैं और कोशिश होती है कि उस किसान की उस निराशा को आशा में बदला जाए। चाहे वो भारत सरकार की ऐसी योजनाएं हो जिनके माध्यम से किसान लाभान्वित हो रहा है, वो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं भारत सरकार के कि जो हमारे देश के किसान को एक प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। चाहे वो मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, डेयरी उद्योग हो, अन्य किसी भी वाणिज्यिक कृषि की बात हो, तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम किसान की बात में हमें कोशिश होती है कि हम अपने श्रोताओं को ये जानकारी विशेषज्ञ या डॉक्टर से दिलाते रहें कि वो किस प्रकार से आज के इस आधुनिक युग में जो पुरानी परिपाटी है उससे बच के निकलें, आगे चलें, अपनी जो खेती बाड़ी है उसको वैज्ञानिक सोच से करें जिससे कि उत्पादन अच्छा मिले। बिल्कुल, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसान की बात कार्यक्रम में, आज भी हम बहुत खास बात करने वाले हैं और आज के टॉपिक के बारे में तो हम बताएंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे फोन लाइन्स हमें पहले बतानी होंगी, क्योंकि फोन लाइन से क्या होगा, हमारे किसान भाई जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, इंतजार करते हैं, तो उन्हें जरूर बता दें कि आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए 011-2342-1608, जी हाँ 23421608 पे अगर आज आप डायल करेंगे, फोन लाइन्स ओपन है और आप आज से संबंधित विषय से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल भाई, आज हम बता दें जो विषय है कार्यक्रम का वो रहेगा कि रबी फसलों में प्रमुख कीट और उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि खेतों में रबी की फसल लहला रही है जिनमें मुख्यतः जो हमारी खाद्य फसल है, गेहूं है, यदि उसका उत्पादन अच्छा ना हुआ तो आखिर कैसे हम इससे इतना बड़ा एक नुकसान उठा सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि रबी की फसलों को हम प्रमुख जो उसमें कीट हैं उनसे बचाएं, अच्छा उत्पादन लें, और इसके लिए कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्र को हमने आमंत्रित किया है, जो निदेशक NCIPM न्यू दिल्ली से। इनसे बात करने से पहले हम ये भी बता दें क्योंकि सीमा, आज हम जिस ओर अग्रसर हैं, चाहे हम अधिक से अधिक रसायन का प्रयोग कृषि में कर रहे हैं, उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो घट ही रही है, साथ साथ हमारे जो स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विपरीत असर हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि कीटनाशक हो गए या केमिकल्स हो गए, इनका हम पर हमारी फसलों पर बहुत ही नेगेटिव असर आ रहा है, विपरीत असर आ रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अमित, नेचुरल फार्मिंग की तरफ चलें क्या? है कि आज के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए हमें प्राकृतिक कृषि पर ध्यान देना ही होगा। प्राकृतिक कृषि के लाभ कितने हैं इस विषय में भी हम आज अवश्य जानकारी दिलाएंगे, क्योंकि संजय पाटिल जी हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे कि हम किस प्रकार से प्राकृतिक कृषि करके इस वसुंधरा को, इसकी जो चूनर है उसको धानी रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो हम इस विषय पर आपसे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और हमारे किसान भाई सुनना चाह रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में, तो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं संजय पाटिल जी, और जो आज हमें नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जानकारी आपको अवश्य दिलवाएंगे, बातचीत करेंगे अभी संजय पाटिल जी से, क्योंकि प्राकृतिक कृषि की ओर यदि हमें बढ़ना है तो इसके विषय में अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। यदि हम किसी चीज को जानकर आगे बढ़ते हैं, किसी चीज के विषय में हम पूरा अध्ययन है, हम प्रशिक्षण लेकर के करते हैं, तो इसमें हमें निश्चित रूप से लाभ होता है और हम जो उत्पादन चाहते हैं कृषि से वो भी हमें मिलता है। क्योंकि देखा गया है समय ऐसा बदल रहा है, ये समय का जो चक्र है, इसमें हमें कोशिश करनी है कि यदि हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा पाएं या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को एक निश्चितता की ओर लेके चलें, तो इसी के विषय में बात करेंगे संजय पाटिल जी से। संजय जी सीमा नहीं सुन पा रहे हैं हमें, और वही उनका जो संपर्क है वो बार बार टूट रहा है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं कि जब हम अपने किसान भाइयों को किसी भी चीज के विषय में जानकारी दिलाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उन तक सटीक जानकारी पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे। क्योंकि इस समय खेतों में, खेत खलियानों में जो फसल है, गेहूं की है, सरसों है, चना है, रबी की महत्वपूर्ण फसलें खेतों में हैं, और हमें इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए इन फसलों की सिंचाई निरंतर करते रहें। मौसम धीरे धीरे बदल ही रहा है, कई जगह ऐसा है कि जो गेहूं की पछेती फसल हमारे खेतों में है उसको देख करके लग रहा है कि अभी जैसे मौसम में अचानक से गर्मी आई है, इतना तापमान बढ़ रहा है, तो उससे बिल्कुल भी किसान भाई निराश ना हो। सिंचाई पर ज्यादा ध्यान दें, उर्वरकों का प्रयोग करें थोड़ा, जिससे कि कम प्रयोग से भी हम अच्छा उत्पादन अपने खेतों से ले सकें। क्योंकि रबी की फसल का ध्यान रखना ही मान लीजिए कि प्रत्येक भूखे पेट को रोटी पहुंचाना है, क्योंकि गेहूं की फसल इस समय खेतों में है। और जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो सरकार है, वो भी चाहती है कि जो हमारे देश का किसान है उसको अच्छा उत्पादन मिले। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की, बात करने वाले हैं संजय जी से। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है हम जरूर बात करेंगे। वैसे नेचुरल केमिकल की तरफ आजकल ज्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है केमिकल का इस्तेमाल करने से ज्यादा फसल उत्पादन किया जा सकता है कम समय में। बिल्कुल आपने सही कहा, यही एक सोच है कि हम कम समय में या हम किसी भी फसल का जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक लें। और उसके लिए यदि हम खेतों में सीमा निरंतर इसी प्रकार से रसायनों का प्रयोग करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस धरा की, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हम क्षीण कर रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है इसको बनाएं, और इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास प्रयास है वो है प्राकृतिक खेती। बिल्कुल, प्राकृतिक खेती। और मुझे लगता है कि हम प्राकृतिक खेती के लिए संजय जी से जुड़े तो क्यों ना कुछ लोकगीत का कुछ करें। हाँ, बिल्कुल है ना, क्योंकि किसान मित्रों के लिए मुझे लगता है कि अगर लोकगीत अगर लगाएं और प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा भी होगी, रबी की फसल के बारे में, उससे जुड़े कीटों के बारे में भी आज चर्चा होने वाली है, और किस तरीके से हम उन कीटों से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। वैसे बचाव की बात करेंगे तो हम सिर्फ रबी ही क्या, और भी हम बात करें कीटनाशकों का प्रयोग कितना किया जाता है, कब किया जाता है, किस सीमा तक किया जाता है, ये सभी बातें आज आप हमारे कार्यक्रम के जरिए पूछ सकते हैं। और खास तौर पे फसलों में कीट पतंगों से भी किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। और अगर रबी की फसल की मैं बात करूं तो खास तौर पे आलू जो है ना, जो जौ है, गेहूं है, आलू है, ये खास तौर पे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और किसी न किसी तरीके से इनमें किसी तरीके के कीटनाशक आ जाते हैं, तो इससे हम किस तरीके से बचाव कर पाएंगे, इस सभी बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर सुभाष चंद, निदेशक NCI-PM न्यू दिल्ली से आज हमारे साथ रहेंगे। और आज वो रबी फसलों के प्रमुख कीट और उन कैसे नियंत्रण किया जा सकता है इस बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले क्यों ना एक लोकगीत हो जाए। क्यों नहीं। हो मैं तो चंदा जैसी नार, राजा क्यों लाए सौतनिया। मैं तो चंदा जैसी नार, राजा क्यों लाए सौतनिया। क्यों लाए सौतनिया और क्यों लाए सौतनिया, क्यों लाए सौतनिया, हाय क्यों लाए सौतनिया।
सोतनिया रे मैं तो चंदा जैसी नार राजा क्यों लाए सोतनिया मैं तो चंदा जैसी नार राजा क्यों लाए सोतनिया जो मैं होती काली कलूटी तो लाते सोतनिया तो मैं होती काली कलूटी तो लाते सोतनिया मैं तो हूरो जैसी नार राजा क्यों लाए सोतनिया मैं तो चंदा जैसी नार राजा क्यों लाए सोतनिया जो मैं होती लंगड़ी लूली तो लाते सोतनिया जो मैं होती लंगड़ी लूली तो लाते सोतनिया मेरी हिरणी सी रफ्तार राजा क्यों लाए सोतनिया मैं तो चंदा जैसी नार राजा क्यों लाए सोतनिया और जो मैं होती बांझ बजोती तो लाते सोतनिया जो मैं होती बांझ बजोती तो लाते सोतनिया मेरे बच्चे खेले चार राजा क्यों लाए सोतनिया मैं तो चंदा जैसी नार राजा क्यों लाए सोतनिया तो साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अमित और मैं हूं सीमा सती आपके साथ। हमारे साथ कार्यक्रम में रबी फसलों में प्रमुख कीट और उनका नियंत्रण, इसके विषय में जानकारी देने के लिए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, निदेशक जो कि NCIPM नई दिल्ली से हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अभी हम यही जानना चाहते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं वो काफी देर से हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें दिए जाएं, क्योंकि हमने उन्हें भाई अपने कार्यक्रम में शामिल किया है और हम करते हैं कार्यक्रम किसान की बात में। लेकिन इस समय इस विषय की जो भूमिका है, क्योंकि खेतों में फसल लहला रही है, खेत खलियान भरे हुए हैं और कोशिश है कि जो गेहूं की फसल है उसका उत्पादन अच्छा हो, ऐसी हमारी आशा है और किसान भाइयों को शुभकामनाएं भी हैं। तो इसमें इस समय कौन कौन से कीट प्रमुखतः आ जाते हैं कि जो हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं? जैसा कि आपने बताया कि रबी मौसम है और इसमें रबी में जैसे मुख्य फसलें गेहूं हैं जी, और चना है, सरसों है और इस पर बहुत सी सब्जियां हैं जैसे मटर है और गोभी है और बहुत सी सब्जियां। तो इसमें कीड़े और बीमारियों का काफी प्रकोप हो जाता है और अच्छी उपज लेने के लिए इनका प्रभावी प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक तो देखो, कीड़ा और बीमारी तो फसल पे होता ही है, लेकिन आप तो लगातार उस पर निगरानी रखना है और जैसे ही अगर उसकी संख्या बढ़ने लगे तभी आपको कीटनाशियों की जरूरत पड़ती है। तो एक तो आप अपने फसल की देख रेख करते रहे लगातार। जो मुख्य कीड़े आ सकते हैं, जैसे सरसों में चेपा आ सकता है, अभी चेपा काफी नुकसान करता है, गेहूं में भी चेपा आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, अभी एक कॉल भी आई है हमारे पास कि उनको भी सरसों की फसल में बहुत ज्यादा चेपा लग चुका है। अच्छा, तो वो भी इससे जानकारी लेना चाहते, किस तरीके से इससे वो छुटकारा पा सकते हैं। एक तो बहुत ज्यादा लगता है, इसके लिए तो आप तो एक तो अगर आप जैविक टाइप का करना चाहे तो आप नीम ऑयल, नीम का जो तेल होता है उसका 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो कीटनाशी है, जैसे आपका इमिडाक्लोप्रिड है, उसका 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में, और इसी तरह
जो है दूसरा है जैसे रोगर होता है, रोगर का 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में उसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बहुत ज्यादा तो, और बहुत सी टहनियां ऐसी होती है जिसमें शुरू में इसका प्रकोप होता है, तो उन टहनियों को जहां जो गुच्छे हों उनको निकाल के अगर मिट्टी में दबा दें तो उससे भी कीड़ा जो है दूसरे पौधों पे फैलने से बच जाता है। तो इस तरह इसका निदान कर सकते हैं। लेकिन कीटनाशी का तभी प्रयोग करें जब संख्या बहुत ज्यादा हो, क्योंकि थोड़ा बहुत कीड़ा तो होता है। नहीं तो नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, नीम बीज अर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं देवेंद्र जी जो लाइन पे हमारे साथ थे उनके सवाल का निदान हो चुका होगा। कुछ ना कुछ ऐसी डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में हैं तो ऐसी बातें उन तक अवश्य पहुंचेंगी कि वो घर बैठे ही जो उनकी रबी फसलों में कीट नियंत्रण की समस्या है उसका समाधान उन्हें मिलेगा। तो डॉक्टर साहब इस समय जैसे गेहूं की बात करी और अभी पूछा सीमा ने कि भाई चैपा है, चाहे वो सरसों में है या गेहूं में है, और अन्य मौसम के हिसाब से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस समय कीट फसलों में लेके आते हैं? इसमें ऐसा है जैसे आपका भी चना है जी, चना भी एक मुख्य दलहनी फसल है। उसमें जो फली छेदक है जिसको हम पॉड बोरर कहते हैं उसका बहुत प्रकोप हो सकता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तो एक किसान भाई उसका एक फिरोमोन ट्रैप मिलता है जिसको हेलील्यूर कहते हैं। तो अगर ऐसे हेलील्यूर फिरोमोन ट्रैप लगा के 5 प्रति एकड़ लगा देंगे तो उसमें आपका जो है जितने भी उनके नर पतंगे उसमें आके फंस जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, सस्ता रहता है, पर्यावरण इससे कोई बुरा असर नहीं पड़ता और जो कीटनाशियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो भी नहीं होती। जैसे गोभी में आपका जो है वो तंबाकू की इल्ली का बहुत प्रकोप आता है जिसको स्पोडोप्टेरा कहते हैं। उसके गुच्छे होते हैं, जैसे अंडा गुच्छों में देता है तो पौधों पे सूंडियों के गुच्छे रहते हैं इल्लियों के। तो ऐसे अगर किसान भाइयों को दिखे खेत में घूमते हुए अगर वो गुच्छे दिखे उनको निकाल दें और मिट्टी में दबा दें तो उससे क्या होता है कीड़ा फैलने से बच जाता है। दूसरा उसके लिए भी फिरोमोन ट्रैप स्पोडोल्योर का प्रयोग कर सकते हैं, 5 फिरोमोन ट्रैप प्रति एकड़। तो उससे भी काफी जो इलियां उसमें जो वयस्क होते हैं उसमें आके फंस जाते हैं और कीटनाशियों की कम प्रयोग। बाकी नीम वगैरह का किसान भाई तो प्रयोग कर सकते हैं। और मैं एक सलाह और दूंगा कि आपके यहाँ जो निबोली होती है उसका कोई किसान भाई प्रयोग नहीं करते और व्यर्थ जाती है। तो अगर किसान भाई अपने आप जो है निबोली का उसकी गिरी निकाल के उसका पाउडर बना के और पानी में घोल बना के छिड़के तो बहुत ही अच्छा रहता है, सस्ता पड़ता है, वो जैविक है और कोई पर्यावरण प्रभाव नहीं पड़ता और अच्छी क्वालिटी का भी होता है। तो मैं तो आपसे किसान भाइयों कहता हूँ निबोली का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे कि प्राकृतिक कृषि के बारे में या जैविक कृषि के बारे में कि आज हम इस दिशा में बहुत ज्यादा दूर निकल आए हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो क्षीण हो रही है और सरकार भी बहुत प्रयत्न कर रही है, नए नए तौर तरीके हमारे किसान भाई अपना करके उत्पादन तो अच्छा ले सकते हैं लेकिन बहुत कम समय तक। उससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उन्हें क्या देंगे, यदि इस विषय पे सोचें तो हमें एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना करनी होगी। और जो आपका इशारा है वो हम समझ रहे हैं और हमारे सभी श्रोताओं को भी समझना चाहिए। जैसे आपने नीम की निबोली के विषय में कहा, और भी बहुत सारी ऐसी जैविक क्रियाएं हैं जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन जब बात कीटों की आती है तो बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं कि जिनमें जो हमें कीटनाशी का प्रयोग करना जरूरी बन जाता है। तो वहीं आप इस पर प्रकाश डालें कि हम जैविक और अजैविक दोनों किस प्रकार से हम उन कीटों का नियंत्रण अपनी फसल में कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आपका जैसे शुरू में होता है फसल के मौसम के शुरू में उसमें अगर जैविक कीटनाशियों का आप प्रयोग करें तो बहुत ही प्रभावी रहते हैं क्योंकि कीड़ों की संख्या कम होती है और कीड़ों को नियंत्रण करने में थोड़ा समय लेते हैं। तो शुरू में आपको जो रासायनिक कीटनाशियों पे नहीं जाना चाहिए, जैविक कीटनाशियों का प्रयोग करना, उससे क्या कीड़ों की प्रभार की जो गति है वो रुक जाती है। और उसके बाद फिर लगातार निगरानी करते रहे, फिरोमोन ट्रैप वगैरह यूज करें और जो जब जरूरत पड़े, क्योंकि एक हर एक कीट का एक आर्थिक स्तर होता है जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, क्योंकि कीड़ा और बीमारी तो फसल पे होगा, इसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आर्थिक स्तर तक पहुंचे तभी आप कीटनाशियों का प्रयोग करें। तो और उसमें कीटनाशी में ये कहूंगा कि एक अच्छी कंपनी का खरीदे, जो आपके स्पेशलिस्ट जो है लोग एक्सपर्ट जो है वो जिसकी संस्तुति करते हैं उसी का ले, बिल जरूर मांगे और इस तरह सुरक्षित रूप से उसका प्रयोग करें, अपने शरीर का भी बचाव करें, पर्यावरण का भी बचाव करें और एक अच्छी गुणवत्ता वाला कीटनाशी लें। बिल्कुल। और सर यहाँ पे एक सवाल है कि जैसे कीटनाशक का उपयोग करना है हमने, तो इसका कुछ समय भी होता है कि जिस टाइम आप रबी की फसल लगा रहे हैं, क्या उस समय हमें उसका प्रयोग करना है? कीटनाशक का प्रयोग किस समय करना है, कितना करना है? इसका ये है कि देखो, एक आप तो एक बीज उपचार फसल लगाने से पहले जैसे जैसे किसी कीड़ा और बीमारी के लिए जो होता है बीज उपचार कर सकते हैं जी। जैसे क्या होता है, सरसों की बात करता हूँ तो किसी किसी इलाके में जो फसल की शुरुआत में एक पेंटेड बग जिसको चितकबरा बग वो आ जाता है, फसल को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो उसमें अगर आप बीज उपचार सरसों के बीज का उपचार कर ले इमिडाक्लोप्रिड से, तो आपको जो है वो उससे फसल ठीक है। सर हमारे साथ कॉलर है सर। हेलो
तो शायद आज तो कुछ प्रॉब्लम है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे श्रोताओं को भी इससे दिक्कतें तो रहेगी, लेकिन जब बात चल रही है रबी फसलों में प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के विषय में, तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से इनकी शुरुआत में। मैं कहता हूँ एक तो बीज उपचार कर लें। जैसे हम बीमारियों के लिए कहते हो ट्राइकोडर्मा से करते हैं, और जैसे सरसों में या किसी दूसरे में करना तो इमिडाक्लोप्रिड रसायनों से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जैविक कीटनाशियों का प्रयोग करें। जब संख्या कम होती है तो ज्यादा प्रभावी होता है। शुरू में आपको रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और फिर लगातार निगरानी करते रहें, और जैसे ही बढ़ने लगे तब कीटनाशियों का प्रयोग करें। यदि हम आरंभ में ही कीटनाशी का प्रयोग करेंगे तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन पहले इंतजार करें। और फसल पर किसान का तो काम ही ऐसा है कि सुबह और शाम दोनों ही हमें निगरानी करनी ही है। और जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा कब करना चाहिए, जब कीटनाशी का प्रयोग करें, जब फसल पे मधुमक्खियों का भी बहुत आगमन रहता है, मधुमक्खियों बिल्कुल। तो अगर हम सुबह के समय ना करें तो थोड़ा शाम के वक्त तक हम स्प्रे करें तो मधुमक्खियों का भी उसमें बचाव हो जाता है, क्योंकि वो परागण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है जी। तो मधुमक्खियों जी। और हमारे साथ लाइन पर बबन यादव जी हैं। हेलो। नहीं, शायद नहीं संपर्क हो पा रहा है। हाँ, लेकिन श्रोताओं के जैसे कॉल्स आ रहे हैं, वो तो बात लगातार हमारी बात उन तक पहुंच रही है, वो सुन पा रहे हैं, और डॉक्टर साहब की जो बातें हैं वो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के खेतों तक पहुंचेंगी। उसका प्रयोग वो अपनी कृषि में करेंगे, अच्छा उत्पादन उनसे लेंगे। यही कोशिश होती है कार्यक्रम किसान की बात में। डॉक्टर्स, विशेषज्ञ और जो भी हमारे जानकार आते हैं जिससे ये बात किसानों तक पहुंचे। तो डॉक्टर साहब, सवाल था हमारे कॉलर का ही उस वक्त कि कीट नियंत्रण और पोषक तत्व स्प्रे के लिए स्प्रेयर का प्रयोग किस हद तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? स्प्रेयर का प्रयोग का पूछना चाह रहे थे कि कोई कीटनाशी के लिए तो हम स्प्रेयर से ही करते हैं। एक जो खरपतवार नियंत्रण के लिए अलग तरह की नोजल लगती है, ग्लूकोन, और कीटनाशियों की अलग लगती है। और जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों के लिए जी, उसके लिए भी उसका स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यूरिया का करते हैं, दूसरे तत्वों का करते हैं, जल्दी पौधों को उसकी प्राप्ति हो जाती है। और एक सवाल यहाँ पर ये था कि चूहों की रोकथाम, ये खास तौर पे सवाल आता है गेहूं की फसल जब होती है तो चूहों की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? चूहों की रोकथाम के लिए एक तो ये कि जो उनके मेढ़ों पे जो उनके बिल होते हैं, तो उसमें आप ये जो सल्फॉस की टिकियां मिलती है, अगर उसको उसमें डाल के और उसको बंद कर दे, बिल्कुल सील कर दे, तो उसमें जो अंदर अंदर उनका जो एक श्वास रुकने से वो खत्म हो जाते हैं। बाकी दूसरा उसकी एक पॉइजन वेटिंग कहते हैं, जिसमें जिंक फॉस्फाइड का 2% के हिसाब से हम दानों में, गेहूं के दानों में मिला के थोड़ा सरसों का तेल मिला के उसकी पुड़िया बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सड़कों तेल, वो पुड़िया अलग अलग जगहों पे रख देते हैं। और जैसे ही वो उसको खाएंगे, उसको जहाँ उनका आगमन होता है तो फिर उसको खा के वो मर जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ सीमा भी है, हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे जहरीले पदार्थ की, तो हमें यहाँ ये भी बताना होगा हमारे किसान भाइयों को, साथियों को, कि वो इसका प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां सावधानियां ये है कि बच्चों से दूर, और जो दूसरे पशु होते हैं या जंगली जानवर, उनसे दूर रखें। तो इसलिए तो कहते हैं जैसे सल्फॉस की अगर टिकिया जो मिलता है, पाउच मिलता है, अगर उसको हम अंदर डाल देंगे, सील कर देंगे, तो वो दूसरे प्राणियों की पहुंच से दूर हो जाता है। बाकी जो जिंक फॉस्फाइड की पुड़िया तो कहाँ रखना है, जैसे घरों में रखते तो हम तो किसी अलमारी के नीचे बिल्कुल या कहीं रखते हैं, और खेतों में भी ऐसी जगह रखें जहाँ के आसानी से वो दूसरे प्राणी तक ना पहुंच पाए, घातक किसी के लिए सिद्ध ना हो। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हम जो टिकिया की बात कर रहे हैं या किसी पाउडर की बात कर रहे हैं, किसी सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन विशेष कीटनाशियों पे जो हम प्रयोग करते हैं स्प्रे का, जैसे अभी सीमा ने भी प्रश्न पूछा, किसी श्रोता पूछ रहे थे, तो वहाँ विशेष हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानियां ये रखनी है कि एक तो आपको जो है अपने शरीर को पूरा ढक के रखना है जी। अपने मुंह को कुछ भी उसमें स्मोकिंग, खाना पीना कुछ नहीं करना है, अपने शरीर के रखना है। तेज हवा में स्प्रे नहीं करना है, और हल्की हवा में 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर की जैसे गलती से हवा चलती है तो हवा की दिशा में करें जी, ताकि उल्टा स्प्रे के ऊपर ना आए। और उसके बाद स्प्रे करने के बाद जो कपड़े हैं उनको अच्छे धोने, नहा लें बढ़िया से अपना, और स्प्रेयर को जो डिब्बे हैं, डिब्बे को इधर उधर ना फेंके, जल्दी हम फेंक देते हैं, उनको पानी के स्रोतों से दूर मिट्टी में दबाना चाहिए। और मतलब कीटनाशियों को घर में भी बच्चों से, पशुओं से, प्राणियों से दूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही कि कीटनाशियों का प्रयोग हमें करना है यदि, तो उनसे किस प्रकार से हम सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीमा अब जो है बिल्कुल घड़ी भी कह रही है कि अब हम भी धन्यवाद करें, और इसी के साथ किसान की बात कार्यक्रम से मैं, सीमा और अमित लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।